दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट 10 तक पूरा कवर हो चुका है। तो साथियों, आज इसी के क्रम में प्रैक्टिस सेट 11 के सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट एग्जाम जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 9 नवंबर 2025 को लगा हुआ है, उसी के मद्देनज़र यह प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जो भी साथी फॉरेस्ट एग्जाम 9 नवंबर देने जा रहे हैं, वो सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से देखेंगे। और पहली बार साथी अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रियो डे जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि बायोस्फीयर की परिभाषा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोस्फीयर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चिपको आंदोलन यानी कि पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थव्यवस्था है, यह जो है विकल्प सी चिपको आंदोलन का नारा था। अगला प्रश्न देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जो विकल्प ए यानी कि केवल 2 और 4। यहाँ पर देखेंगे कि वनस्पति सदापर्णी है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है और वे अत्यधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यह 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। बाकी स्टेटमेंट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पूर्णतया अनुर्वर होती है, यह गलत है। और तीसरा कि उन्हें वृक्षों द्वारा आच्छादित मरुस्थल के रूप में वर्णित किया गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यह विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। यानी कि देखा जाए तो जो प्रमुख कारण है वो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये उसके प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्रजाति समृद्धि विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र के संबंध में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा उसके प्रदेश से सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। बाकी चंदौली महाराष्ट्र, इंद्रावती छत्तीसगढ़ और महात्मा गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंध रखता है। इस प्रश्न को व्याख्या में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है, जबकि शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर बताने में ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उन प्रश्नों को आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं व्याख्या से भी आपको प्रश्नों का हल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है और शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित व्याघ्र बाघ आरक्षित क्षेत्रों यानी कि टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि
1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जो दुधवा, उसके बाद पन्ना, उसके बाद पेंच और लास्ट में इंद्रावती जो बाघ क्षेत्र है, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है कि पहले दुधवा, दूसरा पन्ना, उसके बाद पेंच और उसके बाद लास्ट में इंद्रावती आएगा। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि काजीरंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1 और 3 जो है सही है। यानी कि क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, यह गलत है। बाकी क्योटो उपसंधि जो है वर्ष 2005 में लागू हुई। और तीसरा स्टेटमेंट यानी कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो प्रश्न नंबर 10 का भी व्याख्या देखेंगे कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित के लक्ष्यों के प्रति एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षीणता से संबंधित है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान में 20% का योगदान करती है और यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफ़ी मात्रा में मौजूद होती है तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के अवशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड से औसतन 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है और जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षीणता से संबंधित है। तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि ओजोन परत क्षरण से संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की भूमिका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मीथेन की गैस की भूमिका ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 2019। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प ए यानी कि वन, यहाँ पर पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन वन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प ए यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। पहला, यह खरीफ की फसल है। दूसरा, एक कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन अवधियाँ आउश, अमन और बोरो हैं और भारत की कुल 1/4 कृषि भूमि में इसकी खेती होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि चावल। निम्नलिखित फसल समूहों में से किसे उस क्षेत्र में पैदा किया जा सकता है जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि रबर, चावल और जूट। अगला प्रश्न, वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, किस क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। यानी किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि देशांतर जो है वहाँ का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि मृणमय मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि उपोष्ण पृथुपर्णी सदापर्णी वन इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो है खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नदी मुहानों के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि ये सभी, यानी कि ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता, यह सभी जो है लक्षण हैं। WWF से आशय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का फुल फॉर्म है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि कार्बेट यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए। तो यह किसके साथ होनी चाहिए। मूंग के साथ, उड़द के साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि ज्वार के साथ होनी चाहिए। निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। सोयाबीन, जौ, मक्का, गेहूँ, धान, बरसीम, धान और गन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी यानी कि धान और गन्ना। अपरदित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है। ए अनाज वाली किस फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि दलहनी फसलें। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि निष्प्रभावी बन जाती हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर से कम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि 1 हेक्टेयर से कम। यहाँ पर जो है कि डैश के फलस्वरूप वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि CITIS के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया। एक राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, वनस्पति और जंतु समुदाय को, केवल जंतु समुदाय को और केवल वनस्पति समुदाय को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि 2, 1, 3 और 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दाची गाम राष्ट्रीय पार्क है वो 2 से यानी कि जम्मू और कश्मीर से, पापीकोंडा जो है वो 1 यानी कि आंध्र प्रदेश से, और सरिस्का जो है वो राजस्थान से, और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक से संबंध रखता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2, 1, 3, 4 इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 3, 4, 1, 2 यानी कि विकल्प बी। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर जो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य है वो पश्चिम बंगाल से, पेरियार बाघ अभ्यारण्य जो है वो केरल से, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से, और वन्य गर्दभ पशु विहार जो है यह गुजरात राज्य से संबंध रखता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। हाथी अभ्यारण्य है और उनकी अवस्थितियाँ दिया है। तो यहाँ पर नीलाम्बूर केरल से, सिंहभूम जो है झारखंड से, मैसूर कर्नाटक से, और कामेंग मेघालय से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प
डी यानी कि कामेंग जो है मेघालय से, यही सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इसका देख लेते हैं कि कामेंग कहाँ से संबंध रखता है। तो यहाँ पर सही सुमेलन देखेंगे कि नीलाम्बुर जो है केरल से, सिंहभूमि झारखंड से, मैसूर कर्नाटक से और कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, यानी कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक संबंध यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों आपको प्रश्न में यहाँ पर GACSA का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर देखते हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यानी कि GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता और GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही है, यानी कि GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान और वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत कई हरित पहल के रूप में जाना जाता है। पहला, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास यानी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और राष्ट्रीय हरित गलियारा कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1, 2 और 3 सभी जो है आते हैं इसके अंतर्गत। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ केरन में और तटीय उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि सुंदरवन में अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। अरेबिका, रोबोस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? कॉफ़ी की, चाय की, गन्ना की, कपास की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि कॉफ़ी की ये सारी किस्में हैं, यानी कि अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका कॉफ़ी की किस्म है। जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। कहाँ की? असम तथा बिहार की, बिहार तथा उड़ीसा की, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि असम तथा बिहार की यह प्रमुख समस्या है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से, यानी कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसलें, अन्य फसलों के साथ एक फसल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि एक ही साथ 2 फसलें उगाने को कृषि में युग्म पैदावार कहा जाता है। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी कि IFS अधिकारी कौन होता है? वन सेवा प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, वाइट, रेड और ब्लू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि रेड जो है यह भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक राजकीय दस्तावेज है। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है?
तो यह विकल्प ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से हरित गृह प्रभाव जो है बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सही कथन का चयन करना है। पहला, बीओडी सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करने की दर है। बीओडी सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग की दर है। और बीओडी सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन उपभोग की वह दर है जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक है। और बीओडी कार्बनिक पदार्थों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की दर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि पूरा देखते हैं कि बीओडी जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन उपभोग की वह दर है जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक है। जातियों का सर्वाधिक बाहुल्य का घनत्व पाया जाता है बांज वन में, घास स्थल में, पर्णपाती वन में और उष्णकटिबंधीय वनों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक बाहुल्य का घनत्व पाया जाता है। पर्यावरण तालिका में सम्मिलित है कौन? यानी कि ए भौतिक पर्यावरण, भौतिक व जैविक पर्यावरण, और सांस्कृतिक व आर्थिक पर्यावरण, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण सभी जो है पर्यावरण तालिका में सम्मिलित हैं। पारितंत्र में उपस्थित कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ कहलाता है यानी कि बायोम, कर्कट, जैव भार और जीवीय समुदाय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जैव भार जो है कहलाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है यानी ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला और जल अपघटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क्रेब्स चक्र। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि वसा में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और मेनिंजाइटिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मेनिंजाइटिस। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एड्रेनेलिन हार्मोन जो है लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो किसमें सुरक्षित रखते हैं, कितनी देर के लिए? यानी कि 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए और 1 से 2 दिनों के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1 से 2 दिनों के लिए निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है? जड़, शाखाएं, पत्तियां और छाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि जड़। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? यानी कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दरांती कोशिका आरक्तता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, यह जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। आईबीएस आप समझ सकते हैं, जो पेट फूलता है अचानक से उसको आईबीएस कहा जाता है। तो यह जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। बाकी डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दरांती कोशिका रक्तता ये सभी जो है जेनेटिक रोग हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पर स्किप करेंगे। और प्रश्न नंबर जो है 66 से यहाँ से कंप्यूटर के 15 प्रश्न और आगे यूपी जीके के प्रश्न है तो उन प्रश्नों को हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 66 यानी कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रजिस्टर जो है अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है।
डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये जो है सभी माइक्रो कंप्यूटर यानी विकल्प ए माइक्रो कंप्यूटर के ये सभी प्रकार हैं। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो इसे विकल्प सी यानी कि ह्यूरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यूटिलिटी आधारित जो एजेंट होता है वह उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। ग्रीन पीसी से तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। ऐसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को ग्रीन पीसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो कंप्यूटर पुराने कंप्यूटरों की तुलना में ऊर्जा का कम उपभोग करते हैं उनको ग्रीन पीसी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्वांटम डॉट है क्या है? ए 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब, रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप, एक कल्पित नैनो रोबोट और अर्धचालक नैनो संरचना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अर्धचालक नैनो संरचना, एक क्वांटम डॉट जो है अर्धचालक नैनो संरचना होता है। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ITR का पूरा नाम है, तो ITR का पूरा नाम विकल्प ए यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आयकर रिटर्न। अगला प्रश्न देखेंगे कि MS वर्ड 2009 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F3, F4, F12 और F11। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि F12 जो है सेव एज के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है MS वर्ड 2019 में। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी जो है एंड नोट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है MS वर्ड 2019 में। शीर्षक यानी कि टाइटल केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है और लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न क्या करता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो यह फंक्शन MOD रिटर्न देता है। ईमेल सेवा निरूपित करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि ईमेल सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेल को निरूपित करता है। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? यानी कि प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी कार्य जो है प्रचालन तंत्र के द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? तो ALU के द्वारा, CU के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लाभ प्राप्त करने में पहला स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब से लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि सीतापुर में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि आमिर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, इसका सुमेलन सही नहीं है। बाकी आमिर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से और जोश मलिहाबाद से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लक्षू महाराज और सितारा देवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। बाकी बिरजू महाराज, लक्षू महाराज और सितारा देवी कथक के कलाकार हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, शूरसेन और मत्स्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि शूरसेन कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा यानी कि बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि फैजाबाद में अवस्थित है बहू बेगम का मकबरा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में और लखनऊ जनपद में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में और अलीगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह नरौरा में अवस्थित है। उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेणुकूट खेल का सामान, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, मेरठ ताले, अलीगढ़ एल्यूमिनियम उद्योग। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या है कल जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उद्योग में, उसमें वहाँ पर बहुत ही तरीके से कई बार इन प्रश्नों का व्याख्या करवाया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेणुकूट जो है वो हिंडाल्को यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग से संबंध रखता है। मेरठ में खेल का सामान और अलीगढ़ का ताला मशहूर है और बाकी जो ऋषिकेश है वहाँ से एंटीबायोटिक प्लांट यानी दवाओं का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? बरेली में, रायबरेली में, अमेठी में, सुल्तानपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि काशी यानी कि बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है और वहाँ पर एक प्रमुख नदी बरूणा नदी भी बहती है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है।
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है फूलों का अग्रणी उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी गेहूं, गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट 11 का अंतिम और 1वां प्रश्न देखेंगे कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो साथियों, इस तरह से आपने प्रैक्टिस सेट 11 से संबंधित सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर आपने देख लिया। और यहाँ पर आज मैंने कोशिश किया था कि इन प्रश्नों को मार्क भी मैं करता गया। तो थोड़ा समय तो लगा, परंतु आप सभी का रिस्पांस कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं जो अगला प्रैक्टिस सेट है उसमें मार्कर का यूज करूँगा। जैसा आप आदेशित करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तो साथियों, इस तरह से 11 प्रैक्टिस सेट हो गए और बाकी 4 जो प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं वो भी आपको कुछ ही समय में आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।